Hello students, welcome back to our channel. So in last video we studied about the Miller experiment, and in this video we will study our very next topic from NCERT, chapter number 7, evolution of life forms a theory. So students, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी है ये हमें क्या बताती है और किस तरीके से लोगों को ये पता चला, ये महसूस हुआ कि एक्चुअल में हमारी जो स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ है ये एक्चुअल में इवोल्यूशन से हुआ है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पारंपरिक रिलीजियस लिटरेचर्स होते हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, तो इन सब में मतलब या फिर जो भी रिलीजियस लिटरेचर्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर हम गॉड्स की बात करते हैं, फिर चाहे वो हमारा बाइबल हो या फिर कुरान हो. ठीक है, तो उन सब में ये बताया जाता है कि एक कोई पर्टिकुलर गॉड है और वो उन गॉड ने पूरा जो यूनिवर्स है उसको क्रिएशन किया है. ठीक है, और वही क्रिएटर हैं सारी जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके. ठीक है, और अगर हम इस थ्योरी पर ध्यान देखें तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्पीसीज़ हैं, कितने भी टाइप्स की स्पीसीज़ हैं, वो आज हम जितनी स्पीसीज़ को देख रहे हैं वो एज इट इज़ क्रिएट हुई थी. यानी कि जब कभी 4000 साल पहले या कितने साल पहले जब अर्थ बनी होगी, तो अर्थ पर जब लाइफ आई होगी, तो लाइफ जो है उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज़ हैं, फिर चाहे वो एक छोटा बैक्टीरिया है या फिर एक वो ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एप्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं. ठीक है, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एज इट इज़ वो पहले फर्स्ट डे भी थे और वो आज के दिन भी हैं. तो इससे तो हमें ये पता चलता है. सेकेंडली, जो डाइवर्सिटी जितनी आज के वक्त है, यानी कि जितनी डाइवर्सिटी मैमल्स की है, जितनी डाइवर्सिटी एम्फीबियंस की है, जितनी डाइवर्सिटी बर्ड्स की है, जितनी डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म्स की है, जिम्नोस्पर्म्स की है, उतनी ही डाइवर्सिटी कई हज़ार साल पहले भी थी, उतनी ही डाइवर्सिटी आगे जाके फ्यूचर में भी रहेगी. वो कभी चेंज नहीं होगी. यानी कि अगर इवोल्यूशन को हम नहीं मानते हैं तो, ठीक है, अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब एज इट इज़ लाइफ जो आज के समय पे हम देखते हैं वही आगे भी रहेगी और वही हमारे पीछे से चलती हुई भी आई है, वही लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, लेकिन ये सब बातें जो हैं ये क्रिटिसाइज़ होती हैं, इनको एक क्रिटिसिज्म मिलता है. क्यों? क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन. तो चार्ल्स डार्विन ने इस बात का पता लगाया कि जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं. और क्यों होती हैं ये? क्योंकि सभी के सभी स्पीसीज़ कुछ पुरानी स्पीसीज़ से इवोल्व हुई हैं, यानी कि पुरानी स्पीसीज़ से न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं. कैसे पता लगाया इन्होंने इस बात का? तो ये एक सी वोएज पे गए थे. सी वोएज यानी कि समुद्र में जो अलग अलग टापुओं पे जाते हैं समुद्री रास्ते से, उस शिप पर गए थे और उस शिप का नाम था HMS बीगल. ठीक है, तो वो उस शिप पर जब गए थे और उन्होंने जब अलग अलग टापुओं पर देखा, अलग अलग आइलैंड्स पर वो घूमने गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, कुछ उनमें बर्ड्स भी हैं, वो अलग अलग तरह के रीजन्स में अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, यानी कि अलग अलग तरह के उनमें फीचर्स डेवलप हो चुके हैं. ठीक है, तो ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि इवोल्यूशन तो होती है, ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, न्यू ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है, ओल्डर स्पीसीज़ से न्यू स्पीसीज़ बनती हैं. ठीक है, सिंपलर स्पीसीज़ से कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जो है इवोल्यूशन होता है. तो ये सब
बात जो है ये बताई थी किसने, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, आगे उन्होंने बताया था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो उनको बेटर सर्वाइवल के लिए नेचुरल कंडीशंस में मदद करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेट, फूड, फिज़िकल फैक्टर्स, ये सब इनमें बेटर कंडीशंस से अडेप्ट करने के लिए उनको हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, उनकी बोन्स जो होती हैं वो होलो हो जाती हैं, उनका वेट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और फेदर्स का उनमें इवोल्यूशन हो जाता है। तो ये सब उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सब रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स अपने आप में कुछ मतलब उनके अंदर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहता है वैसे वैसे उनमें कुछ एडजस्टमेंट, कुछ फीचर्स ऐड होते रहते हैं, कुछ ओल्डर फीचर्स डिलीट होते रहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं। डार्विन में फिर ये भी कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फिट रहेगा वो ही ज़िंदा रहेगा। यानी कि फिटनेस से उन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी कि रिप्रोडक्टिवली जो भी इंडिविजुअल फिट रहेगा वो ही ज़िंदा रहेगा। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ना एक दिन उस पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। राइट, तो बेटर फिट वही करेगा एनवायरनमेंट में जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है मॉस्किटोज़। ठीक है, तो मॉस्किटोज़ के लिए आप लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, कितना भी ज़्यादा बोलते हैं कि मेडिसिन्स यूज़ कर लीजिए, ऑल आउट्स वगैरह यूज़ कर लीजिए, लेकिन मॉस्किटोज़ को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में से, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका जो प्रोजेनी है ये बहुत ज़्यादा है। तो डार्विन ने यही कहा था कि बेटर फिट वही करेगा एनवायरनमेंट में जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी प्रोजेनी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं आजकल हम बोल रहे हैं सेव टाइगर, सेव टाइगर। सेव टाइगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम होता है, प्रोजेनी इनकी बहुत कम होती है। तो इसीलिए जो भी रिप्रोडक्टिव फिट नहीं होगा वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा, लेकिन जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो ही बेटर फिट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। इसी को ही इन्होंने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर जिसे सेलेक्ट करता है वो ही ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा और बेटर सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, जो भी अपने आप को इस नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, वो ही क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। यानी कि जो भी इवोल्व हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरनमेंट वो ही सर्वाइव करेगा। अदरवाइज जो इस एनवायरनमेंट को रेसिस्ट करता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर पाएगा। एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अल्फ्रेड वेलिस। अल्फ्रेड वेलिस ने भी एज इट इज़ सेम बातें कही थी। उन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरीके की ही बातें उन्होंने कही थी। हालांकि ये स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये डार्विन का है, बट सेम जो बातें डार्विन ने नोट की थी इवोल्यूशन के बारे में, वही सेम बातें अल्फ्रेड वेलिस ने भी नोट की थी। तो वो भी एक नेचुरलिस्ट थे। कहाँ पे वर्क किया था उन्होंने, मलाई आर्किपेलागो में वर्क किया था, और उनकी भी सिमिलर कंक्लूजन्स थी जैसे कि डार्विन की थी। तो दोनों ने ही एकजुट होकर ये बताया था कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें कुछ में सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि उनके एंसेस्टर्स से आती हैं, यानी कि उनके पूर्वजों से आती हैं। और जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट इपोक्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ईराज में प्रेजेंट रहते हैं। इपोक्स का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड, उससे छोटा टाइम पीरियड का मतलब होता है पीरियड, और उससे भी छोटा टाइम पीरियड का मतलब होता है ईरा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, टाइम पीरियड्स होते हैं। राइट, तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग
तरह के एंसेस्टर्स जो होते हैं उनसे इवोल्यूशन होके बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब बातें किसने बताई थी? अल्फ्रेड वेलेस और चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, इससे भी पता चलता है कि जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, ये सब जियोलॉजी से भी पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखिए, जो अर्थ है और ये जो अर्थ की क्रस्ट है, इस अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब उन लेयर्स को अगर हम डिग करते हैं, खोदते हैं, तो हमें जो ऊपर की क्रस्ट होती है वहाँ पर हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं। वो फॉसिल्स हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं जिस टाइम पीरियड पर ये जो अर्थ है ये इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, राइट। यहाँ पर तो हमें न्यूली फॉर्म्ड फॉसिल्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली जो क्रस्ट होगी उस पर हमें कुछ पुराने फॉसिल्स मिलेंगे, और इसके नीचे यानी कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा पुराने फॉसिल्स मिलेंगे और बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि लाइफ का फॉर्मेशन जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। बहुत पहले जितनी भीड़ आज के टाइम पे है अर्थ पे उतनी भीड़ नहीं थी। जितनी स्पीसीज़, जितनी डाइवर्सिटी आज के टाइम पे है अर्थ पे उतनी डाइवर्सिटी नहीं थी। डाइवर्सिटी अर्थ पर उस वक्त बहुत कम थी। इसीलिए इस तरीके से हम लोगों को फॉसिल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, यानी कि अगर हम अर्थ की जियोलॉजी को, इसको जियोलॉजी का मतलब होता है अर्थ की स्टडी, अगर हम अर्थ की स्टडी करें यानी कि अर्थ की क्रस्ट की स्टडी करें तो हम पता लगा सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री होगी अर्थ की वो किस तरीके से रही होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अर्थ जो है वो इतनी भी मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड ही रही होगी। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ की क्रस्ट को हम डिग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री होगी वो क्या होगी। इसे ही हम कहते हैं कि फोसिल्स का मतलब होता है कि जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो जो बरीड हो जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उनको हम क्या बोलते हैं? फोसिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब फोसिल्स जो हैं वो डेड रिमेन्स भी हो सकते हैं, यानी कि हड्डियां भी हो सकती हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स के इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि पत्थरों पे कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स का अगर फॉसिल आप लोग देखो तो आर्कियोप्टेरिक्स का सिर्फ एक चट्टान पर क्या है? इम्प्रेशन है, ठीक है। इम्प्रेशंस भी हो सकते हैं उनके, क्या बोलते हैं, डेड रिमेन्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स के भी फॉसिल होते हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स के जो पोलन्स होते हैं उनके भी फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स का मतलब होता है कि जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के और बरीड होते हैं अर्थ क्रस्ट में मिलियंस ऑफ ईयर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ड पार्ट होते हैं लाइफ फॉर्म्स के रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्स में, ठीक है। तो जब हम अर्थ क्रस्ट का क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन करते हैं, यानी कि उसको डिग करके देखते हैं, तो हमें जो अर्थ की हिस्ट्री है साथ साथ जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है उसका भी पता लगता है। अब किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो एज होगी फॉसिल की वो क्या होगी? तो उसके बेटा 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड तो यही होता है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें टॉप लेयर में अगर हम डिग करेंगे तो वो फॉसिल न्यू है, और जो बॉटम वाली लेयर है अगर हम उसमें डिग करेंगे उसमें हमें फॉसिल मिला तो इसका मतलब वो फॉसिल बहुत ही ओल्ड यानी कि बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं जिसमें हम अर्थ की क्रस्ट के अकॉर्डिंग फॉसिल का पता लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव मेथड। तो ये इतना कोई रिलायबल मेथड नहीं होता है, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट जो होती है वो
बार बार चेंज होती रहती है, यानी कि कहीं कहीं डिप्रेशंस भी होते हैं, कहीं कहीं अर्थ पर एलिवेशंस भी होते हैं। तो इससे हम लोग नहीं पता लगा सकते एज का। दूसरा जो मेथड होता है फॉसिल की एज का पता लगाने का, डैट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन डेटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फॉसिल की हम कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन डेटिंग मेथड में हम लोग जो कार्बन का जो आइसोटोप होता है C14 आइसोटोप, उसको स्टडी करते हैं। हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में जितनी क्वांटिटी में कार्बन 12 प्रेजेंट होता है उतनी ही क्वांटिटी में कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है। और जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो डेथ के तुरंत बाद ये कार्बन 14 कार्बन 12 में डिग्रेड होने लगता है, और 5600 ईयर्स में जो हमारा कार्बन 14 एलिमेंट होता है ये हाफ रह जाता है, यानी कि जो हाफ लाइफ है कार्बन 14 एलिमेंट्स की, डेट इज़ 5600 ईयर्स। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना रेशो है कार्बन 14 का कार्बन 12 से। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, और ये एक रिलायबल मेथड है टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ फॉसिल। क्लियर है। तो फॉसिल से भी हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, वो किस तरह से किस तरह का उनका एनाटोमी रही होगी, किस तरह की उनकी फिजियोलॉजी रही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं डायनासोर्स, तो डायनासोर्स की स्टडी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि डेट ईरा, यानी कि वो ईरा जिस ईरा में डायनासोर्स रहते थे, उस ईरा में जो हमारी अर्थ थी उसको डोमिनेट कौन करते थे, रेप्टाइल्स करते थे। उस वक्त कोई भी मैमल्स प्रेजेंट नहीं थी अर्थ पर, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिशेस आई होंगी, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, उसके बाद कहीं जाकर बर्ड्स का और मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से भी उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन होती है। अगर हम बात करें कि जो एनाटॉमी का मतलब होता है अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी ऑर्गन्स को स्टडी करना, यानी कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से दिखता है, डेट इज़ मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करें तो हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किससे क्या चीज़ इवोल्व हुई है। अगर हम बात करें एनाटॉमी की, वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमंस में, तो अगर हम इनकी बोन्स की मतलब एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में अगर हम इनके फोर लिम्स की बोन्स को देखें तो इनके सभी के फोर लिम्स की बोन जो है वो हमें सिमिलर दिखाई पड़ेंगी, यानी कि इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ये सेम है, बट इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। बिकॉज वेल यूजेस इट्स फोर लिम्स for swimming as flippers, while bat uses its forelimbs for flying as her feathers, and cheetah uses its forelimbs for walking, and humans uses its forelimbs for grasping etc. तो इसको हम इस तरीके से डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो फोरलिम है ये ह्यूमन बींग्स का है, ये फोरलिम जो है ये चीता का है, दिस इज़ वेल एंड दिस इज़ बैट। तो चारों के चारों फोरलिम्स यानी कि सभी के फोरलिम्स की अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का स्टडी करो, अंदर के स्ट्रक्चर्स का अगर स्टडी करते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर पाए जाते हैं, यानी कि सभी की जो ये वाली बोन है
जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं, डेट इज़ सिमिलर। देन रेडियस अल्ना यानी कि 2 बोन्स आर कंबाइंड टुगेदर। देन उसके बाद फेलिंजेस भी आप लोग देख सकते हो, सभी के सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि इंसेक्टर इज सेम बट द न्यू स्पीसीज आर डिफरेंट। ठीक है, एंसेस्टर सेम है बट स्पीसीज डिफरेंट है। भाई एक ने तो अपने फोर लिम्स को यूज़ किया ग्रास्पिंग के लिए, दूसरे ने अपने फोर लिम्स को यूज़ किया वॉकिंग के लिए, तीसरे ने अपने फोर लिम्स को यूज़ किया स्विमिंग के लिए, नेक्स्ट ने अपने फोर लिम्स को यूज़ किया उड़ने के लिए। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शंस आर डिफरेंट। इट मीन्स इट इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस जो इनके फोर लिम्स में हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये क्या है, एक तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट का मतलब जब डाइवर्ज कर जाएं अलग अलग दिशाओं में एंसेस्टर्स से उनकी प्रोजेनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो एक रहे होंगे लेकिन उनकी प्रोजेनी अब डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो गई हैं। कोई अपने फोर लिम्स को यूज़ कर रहे हैं फ्लाइंग के लिए, कोई यूज़ कर रहे हैं स्विमिंग के लिए, कोई यूज़ कर रहे हैं चलने के लिए, कोई यूज़ कर रहे हैं उसको चीज़ें पकड़ने के लिए। सो सच स्ट्रक्चर्स आर नोन एज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मीन्स सेम स्ट्रक्चर्स बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, राइट। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन। ठीक है, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनके जो हार्ट हैं और उनके जो ब्रेन हैं उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट फंक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, नाउ प्लांट्स में अगर हम बात करें तो थोर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा, तो इनमें भी होमोलॉजी दिखाई देती है, यानी कि ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करते हैं एनालोगस। एनालोगस इज जस्ट अपोजिट टू होमोलोगस। ठीक है, एनालोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट वाइल देयर फंक्शंस आर सेम। इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, जो विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के और बर्ड्स के वो सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेम होते नहीं हैं बिकॉज़ जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, एक्सोस्केलेटन से बने हुए होते हैं। वाइल जो बर्ड होती है उसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो बने हुए होते, जो बर्ड्स के फेदर्स बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं एंडोस्केलेटन से। ठीक है, तो ये जो बर्ड है और जो इंसेक्ट है इन दोनों के ही जो फोर लिम्स होते हैं, इन दोनों के ही विंग्स जो होते हैं वो इनका स्ट्रक्चर तो होता है डिफरेंट, यानी कि इनकी एनाटॉमी तो होती है डिफरेंट बट इनका फंक्शन सेम होता है, फंक्शन इज़ फ्लाइंग। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम बोलते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स, और इस तरह की इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एंसेस्टर्स आर डिफरेंट बट बोथ ऑफ देम हैव इन्वॉल्व्ड द सिमिलर स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लाइंग, राइट। जब कन्वर्ज हो जाते हैं कोई भी स्ट्रक्चर्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉजी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ठीक है, जो ऑक्टोपस की आई होती है और जो मैमल्स की आई होती है ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल है। फ्लिपर्स ऑफ पेंजियंस एंड डॉल्फिन, जो पेंजियन होते हैं और डॉल्फिन होते हैं इनके जो फ्लिपर्स होते हैं ये भी एनालोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ठीक है,
प्लांट्स की अगर बात करें तो स्वीट पोटैटो जो कि रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये भी एनालॉजी को शो करता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वाइल द पोटैटो इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, सो इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स। होपफुली आपको होमोलोगस और एनालोगस में समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।